आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ऋग्वेद को एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन से 2 ब्लूप्रिंट या तरीके इस्तेमाल हुए। इसके बाद हम इसकी 10 महान किताबों यानी मंडलों के बारे में जानेंगे, उनके लिखने वाले ऋषियों से मिलेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक एक श्लोक को कैसे सहेजा गया है। ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे अहम ग्रंथों में से एक। ये हजारों भजनों का एक इतना बड़ा संग्रह है कि पहली नजर में तो ये समझना मुश्किल लगता है कि इसे कहां से शुरू करें। लेकिन इस विशाल ज्ञान के भंडार के अंदर एक बहुत ही शानदार, एक छिपी हुई बनावट है। आज हम इसी प्राचीन लाइब्रेरी के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस ग्रंथ के साइज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऋग्वेद कोई एक किताब नहीं है। इसे एक बहुत बड़े एक कॉस्मिक लाइब्रेरी की तरह समझना चाहिए। और जब लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो तो सवाल उठता है कि भाई, इसमें कोई अपना रास्ता कैसे ढूंढेगा। अच्छा, तो ऋग्वेद असल में है क्या? ये हजारों साल पहले वैदिक संस्कृत में रचे गए भजनों का एक संग्रह है। इन भजनों को ऋचा कहते हैं और ये अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। और ये सिर्फ पुराना नहीं है, ये मानवता की सबसे पुरानी साहित्यिक रचनाओं में से एक है। इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए बस इस नंबर को देखिए, 1028। ऋग्वेद में इतने सूक्त हैं। हर सूक्त को आप एक अलग भजन या कविता समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें 1028 अलग अलग किताबें या स्क्रोल्स रखे हों। सच में ये एक बहुत ही विशाल संग्रह है। तो फिर एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है, 1000 से ज्यादा भजनों वाले इतने बड़े कलेक्शन को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया गया? मतलब हजारों सालों तक इसे पढ़ने और संभालने के लिए प्राचीन जानकारों ने इसे किस तरह एक व्यवस्था में बांधा? बड़ी दिलचस्प बात है कि इस लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने के 2 अलग अलग ब्लूप्रिंट मिलते हैं। एक है पुराना तरीका, जिसे अष्टक क्रम कहते हैं। इसमें पूरे टेक्स्ट को सिर्फ साइज के हिसाब से 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है, जैसे हम शेल्फ पर बस एक साइज की किताबें रख दें। लेकिन जो दूसरा और ज्यादा लॉजिकल तरीका है वो है मंडल क्रम। इसमें टेक्स्ट को लिखने वाले यानी ऋषि और विषय के हिसाब से 10 किताबों में बांटा गया है। आज यही सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है और हम इसी पर आगे बात करेंगे। तो चलिए अब इन 10 महान किताबों यानी मंडलों को जरा करीब से देखते हैं। आप इन्हें उस प्राचीन लाइब्रेरी के 10 बड़े बड़े सेक्शन या विंग्स की तरह समझ सकते हैं। अब ये चार्ट एक बहुत ही अहम बात बताता है। ऋग्वेद के जो 10 मंडल है ना, वो सब एक साथ नहीं लिखे गए। इसमें से मंडल 2 से लेकर 7 तक, जो करीब 38% हिस्सा है, वो इस ग्रंथ का ऐतिहासिक कोर मतलब सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है। और जो मंडल 1 और 10 हैं, वो इसमें बाद में जोड़े गए। और इसी सबसे पुराने हिस्से को यानी मंडल 2 से 7 को परिवार पुस्तकें या फैमिली बुक्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें से हर एक मंडल किसी एक खास ऋषि या उनके परिवार, उनके वंश ने रचा था। और यहीं से हमें इसकी बनावट और इसके लेखकों के बीच का गहरा कनेक्शन पता चलता है। अब बात यहां और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम इस लाइब्रेरी के हर सेक्शन के पीछे के खास लेखक यानी ऋषियों को जान सकते हैं। ये कोई गुमनाम संग्रह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा साहित्यिक वंश है। देखिए, ये टेबल एकदम साफ साफ दिखाती है कि लाइब्रेरी के कौन से विंग को किसने बनाया है। जैसे मंडल 2 का श्रेय ऋषि गृत्समत को जाता है, मंडल 3 का विश्वामित्र को, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए मंडल 7 वशिष्ठ को। एक और खास बात है मंडल 9 की। ये पूरा का पूरा सोम देवता को समर्पित है। ये दिखाता है कि उस समय ज्ञान को कितने व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। अच्छा, तो हमने पूरी लाइब्रेरी का लेआउट तो देख लिया। अब चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि शेल्फ पर रखी एक अकेली किताब यानी एक मंडल के अंदर क्या है। हर मंडल के अंदर भी एक बहुत ही साफ सुथरा स्ट्रक्चर है। सबसे बड़ी यूनिट है मंडल, जो एक किताब की तरह है। मंडल को फिर अनुवाक यानी चैप्टर्स में बांटा गया है। हर अनुवाक के अंदर कई सूक्त यानी भजन होते हैं और आखिर में हर सूक्त बना है ऋचाओं से यानी एक एक श्लोक से। मतलब कितनी गहराई तक जाकर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर जो है ना, ये इस पूरी बात को सिर्फ थ्योरी से निकालकर हकीकत में दिखाती है। हम इस पन्ने पर साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे प्रथम मंडलम और सूक्त -1 जैसे शीर्षक दिए गए हैं। ये उसी सटीक स्ट्रक्चर डिवीजन का सबूत है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर इतनी अहमियत क्यों रखता है। वो इसलिए क्योंकि ये हमें लेखक और विषय के आधार पर इस ज्ञान को समझने की एक लॉजिकल चाबी देता है। ये बस एक बड़ा बिखरा हुआ कलेक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही सावधानी से अरेंज की गई लाइब्रेरी है। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से सदियों से विद्वान इसकी सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई कर पाए हैं।
तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले ऋषियों ने जानकारी को उसके लेखक और विषय के हिसाब से ऑर्गेनाइज करने की अहमियत को समझा था। आज हम अपनी डिजिटल दुनिया में ठीक यही तो करते हैं, है ना? चाहे वो हमारी म्यूजिक प्लेलिस्ट हो या कंप्यूटर के फाइल फोल्डर। ये दिखाता है कि ज्ञान को समझने लायक और इस्तेमाल करने लायक बनाने की जरूरत कितनी पुरानी और यूनिवर्सल है।